हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी। तो आपके कंप्यूटर से संबंधित ये आपकी क्लास है। इसमें आपकी 4 क्लासें कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें आपका कंप्यूटर का इतिहास, वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास और आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। आज जो आपकी क्लास है, सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है आउटपुट और इनपुट। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो आपके यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा उत्तर प्रदेश में किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इसमें आपके कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग ये आपका हो चुका है। वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आज आपका जो सबसे पहले टॉपिक है वो है इनपुट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक अपना इनपुट। ये है आपका 5वां टॉपिक इनपुट। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर। तो आपका बी ऑप्शन सही है, प्रिंटर नहीं है। आपका इनपुट आउटपुट से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशी पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, मार्कर, मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा, माइक, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम आदि। ये आपकी कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार रीडर, टेप रीडर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो वो आपका प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर आपका आउटपुट का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट एंड क्लिक शब्द मुख्य रूप से किस डिवाइस द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को संदर्भित करता है? तो वो आपका माउस द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को संदर्भित करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्वेरिटी यानी कि शैली विधि का आविष्कार किसने किया? तो ये क्रिस्टोफर लेथम सेल्स ने किया 1868 में। और इसमें सामान्यतः 104 बटनें होती हैं। इसमें बटनों की संख्या व्यवस्था प्रचलित टाइपराइटर बटनों की तरह होती है, जिसमें अंग्रेजी के सभी अक्षरों को 3 पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की की होती है? तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में 26 वर्णमालाओं की होती है। और सामान्यतः कीबोर्ड में 26 वर्णमालाएं होती हैं, तथा कीबोर्ड में सामान्यतः जो की होती है वो 102 होती हैं। और 102 जो की होती है वो आपकी 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक, फंक्शनल और स्पेशल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो माउस है वो आपका इनपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर, ओसीआर ये सब आपके इनपुट हैं। और मॉनिटर, वीडियो, स्पीकर और प्रिंटर ये आपके आउटपुट हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो वो आपका ऑप्टिकल मार्क पहचान है, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल उन जानकारियों को लेने के लिए किया जाता है जिन्हें हम मार्क के निशान के रूप में पेज पर डालते हैं। इसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निर्दिष्ट तकनीकी का प्रयोग करती है? तो बैंक MICR का करती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग बैंकों में चेक में नीचे छपे मैग्नेटिक इनकोडिंग संख्याओं को पहचानने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है? तो वो आपका ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। ए ऑप्शन सही है। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसे एमिल बर्लिनर ने 1877 में विकसित किया। इसका प्रयोग ध्वनि तरंगों को विद्युत सिग्नल्स में परिवर्तित करने में किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
पहला ऑप्शन है कीबोर्ड सिस्टम यूनिट का हिस्सा है, तो ये सिस्टम यूनिट का हिस्सा नहीं है, यही आपका सही है। कीबोर्ड सिस्टम यूनिट का हिस्सा नहीं है, इसीलिए ये कथन गलत है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा और कमांड डालने के लिए किया जाता है। यह सिस्टम यूनिट का हिस्सा नहीं है। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। यह सभी गणनाओं और डेटा प्रोसेसिंग को संभालता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त नाम यूएसबी का क्या अर्थ है? तो यूएसबी का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यह एक मानक संचार इंटरफेस है जिसका उपयोग कंप्यूटर अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यूएसबी का उपयोग डेटा ट्रांसफर, पावर सप्लाई और विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर उपकरणों, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव, मोबाइल चार्जर आदि को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपका आउटपुट। अब आपका जो टॉपिक है वो है आउटपुट। इसमें पहला क्वेश्चन है, समानांतर पोर्ट में कितने बिट डेटा भेजे जाते हैं? 4, 2, 1, 8। तो 8 बिट डेटा भेजे जाते हैं। समानांतर में 8 डेटा लाइनों का उपयोग करते हैं और ये पोर्ट आमतौर पर स्कैनर और प्रिंटर को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह एक ही समय में कई बिट्स भेज सकता है क्योंकि यह समांतर संचार का उपयोग करता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीआरटी का पूर्ण रूप है? तो कैथोड रे ट्यूब, डी ऑप्शन सही है। जो वीडियो सिग्नल के रूप में छवियों का निर्माण करती है, यह एक प्रकार की वैक्यूम ट्यूब है जिसमें इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन बीम फास्फोरेसेंट सतह पर टकराते हैं। सीआरटी की कार्य प्रणाली इलेक्ट्रॉन पुंजों की गति पर निर्भर करती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को डिगॉस कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका एक्सटेंशन .wav होता है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कागज को धनात्मक आवेश देता है? ऑप्शन है फोटो रिसेप्टर, फ्यूजर यूनिट, कोरोना बायर और टोनर कार्टेज। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका कोरोना बायर होता है। कोरोना बायर कागज को धनात्मक आवेश देता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। कोरोना बायर एक पतला धातु का तार होता है जिसका उपयोग इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइसेस में किया जाता है। यह मुख्य रूप से उच्च वोल्टेज पर काम करता है। जब कोरोना बायर पर बहुत अधिक वोल्टेज दिए जाता है तो उसके आसपास की हवा आयनाइज हो जाती है। इस प्रक्रिया को कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। इसका उपयोग लेजर प्रिंटर, जेरोक्स मशीन, एयर प्यूरिफायर आदि में किया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो वो आपका स्कैनर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? तो वो आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। जिसका उपयोग डिजिटल दस्तावेज, इमेज और अन्य सामग्री को हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यह आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और दिए गए इनपुट के अनुसार पेपर पर आउटपुट प्रदान करता है। ये एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य रूप से जानकारी देखने के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस आवश्यक है? तो जो आवश्यक है वो है आपकी मॉनिटर। दृश्य रूप से जानकारी देखने के लिए जिस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है वह मॉनिटर है। यह स्क्रीन पर टेक्स्ट, ईमेल, वीडियो आदि को दिखाता है, जबकि स्पीकर ऑडियो आउटपुट देता है। प्लॉटर ग्राफिक्स को कागज पर प्रिंट करता है और प्रिंटर दस्तावेज को प्रिंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण डेटा को मानव पठनीय रूप से परिवर्तित करता है? तो वो आपका आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करता है
और उदाहरण उदाहरण के लिए मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि हैं, ये आउटपुट डिवाइस हैं। अगला टॉपिक है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी एड्रेस। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है? तो वो आपका डी है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि PCM। तो यह तकनीकी जिसका उपयोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। वह उपकरण या सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर क्लाइंट अनुरोधों और सर्वर प्रतिक्रियाओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, उसे किसके रूप में जाना जाता है? तो उसे ऑप्शन है मॉडेम, स्विच, प्रॉक्सी सर्वर, फॉरवॉल, तो उसे प्रॉक्सी सर्वर के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है, प्रॉक्सी सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेन नाम प्रणाली के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला है, सर्वर डिफॉल्ट रूप से पोर्ट 53 का उपयोग करते हैं। दूसरा है, जॉन ट्रांसफर के लिए TCP और क्वेरीज के लिए UDP उपयोग करते हैं। तीसरा, अगला है, कैशिंग DNS कैशिंग नेटवर्क दक्षता में सुधार करता है। अगला ऑप्शन है, अगला है, DNS डोमेन नामों को IP एड्रेस में अनुवादित करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ई ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि डोमेन नेम सिस्टम के संबंध में सभी कथन सही हैं। तो ई ऑप्शन आपका गलत है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, मैक एड्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह एक पासवर्ड है जिसका उपयोग वाईफाई नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। दूसरा है, यह उपयोगकर्ता द्वारा डिवाइस को दिया गया सीरियल नंबर है। अगला है, वायरलेस में प्रयुक्त एक प्रकार का एन्क्रिप्शन है। अगला है, यह निर्माता द्वारा प्रत्येक डिवाइस को दी गई एक विशिष्ट पहचान है। तो इसमें जो सही है मैक एड्रेस के बारे में, वो डी ऑप्शन सही है, यह निर्माता द्वारा प्रत्येक डिवाइस को दी गई एक विशिष्ट पहचान है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण होम नेटवर्क पर एकाधिक उपकरणों द्वारा पहुंच वाला केंद्रीकृत स्टोरेज प्रदान करता है? तो वो आपका नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज एक समर्पित स्टोरेज डिवाइस है जो सीधे नेटवर्क से जुड़ा होता है। पहला पॉइंट है इसमें, ये डिवाइस में एक नया अधिक हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव होते हैं जो सभी डेटा को एक ही स्थान पर संग्रहित करते हैं। अगला है, एक्सेस बाय मल्टीप्लाई डिवाइस या नेटवर्क से कनेक्टेड होता है जिससे घर के नेटवर्क पर मौजूद कई डिवाइस, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी एक ही समय में इस पर स्टोर की गई फाइलों को एक्सेस या सेव और शेयर कर सकते हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क कमांड टूल का उसके कार्य से मिलान कीजिए। तो एक तरफ है कमांड टूल और दूसरी तरफ है कार। पहला है पिंग, IP, कॉन्फ़िग, ट्रेस ट्रेस राउट और NS लुकअप। तो इसमें कौन सा है? सबसे पहले है आपका पिंग। तो ये एक डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी की जांच करता है। IP कॉन्फ़िग, ये सिस्टम का IP कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। अगला है ट्रेस राउट, ट्रेस राउट नेटवर्कों के बीच पैकेट के पथ को ट्रैक करता है। और NS लुकअप, ये आपका DNS रिकॉर्ड बताता है। तो ये इसके कार्य और कमांड थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी IP एड्रेस रेंज स्वचालित निजी IP एड्रेसिंग को इंगित करता है? तो वो आपकी डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन संचार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो उसमें लाइन ऑफ साइट आवश्यक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन तकनीकी में डेटा को इंफ्रारेड किरणों के माध्यम से भेजा जाता है।
और संचार के लिए लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता होती है, अर्थात दोनों डिवाइस के बीच कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर पर संचालित होता है? तो वो आपका पीपीपी है। पीपी क्या है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। डी ऑप्शन आपका सही है। डेटा लिंक लेयर पर विभिन्न प्रोटोकॉल संचालित होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख ईथरनेट है। इसके अलावा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और वाईफाई प्रोटोकॉल डेटा लिंक के लेयर पर संचालित होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वर को किस नाम से भी जाना जाता है? गेटवे, मीडिएटर, फायरवॉल और राउटर। तो इसको गेटवे के नाम से भी जाना जाता है और यह एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, इसीलिए इसे एप्लीकेशन लेवल गेटवे कहा जाता है। प्रॉक्सी सर्वर के मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा बढ़ाना, आईपी एड्रेस छुपाना और ब्लॉक वेबसाइट को कंट्रोल करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क मानक यानी कि CSMA CD एक्सेस विधि का उपयोग करता है? तो वो आपका 8802/3 करता है और CSMA होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस और CD होता है विद कॉलिशन डिटेक्शन। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, IPv6 एड्रेस कितने बिट्स लंबे होते हैं जबकि IPv4 इतने एड्रेस बिट्स लंबे होते हैं? तो ये 128 होते हैं और ये 132। IPv4 128 और IPv6 128 और IPv4 32 होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रॉक्सी सर्वर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका प्राथमिक कार्य है उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करना। ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रॉक्सी सर्वर कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच एक मध्यस्थ की तरह काम करता है। जब इंटरनेट किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो अनुरोध सीधे उस वेबसाइट के पास जाने की बजाय पहले प्रॉक्सी सर्वर के पास जाता है। प्रॉक्सी सर्वर फिर उस अनुरोध को वेबसाइट तक पहुंचाता है और वहां से जानकारी लेकर वापस भेजता है। इसका मुख्य कार्य गोपनीयता, सुरक्षा, कंटेंट और फिल्टरिंग और गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो इसका है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एवं इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP और IP। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? तो ये IP एड्रेस से निश्चित होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, IP कंप्यूटर्स में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली जिसका पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल है। बी ऑप्शन करेक्ट है। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। अगला क्वेश्चन है, कौन नियमों का एक स्थापित समूह है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही संजाल में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए? अनिवार्य रूप से यह संयोजित उपकरणों को आपस में संचरण करने देता है, भले ही उनकी आंतरिक प्रक्रिया, संरचना या विकल्प में कोई अंतर हो। तो वो आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल है। बी ऑप्शन करेक्ट है, नेटवर्क प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, TCP का पूर्ण रूप। तो TCP का पूर्ण रूप है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सी ऑप्शन सही है। जो इंटरनेट पर डेटा के विश्वसनीय और क्रमबद्ध आदान प्रदान को सुनिश्चित करने वाला एक मुख्य प्रोटोकॉल है, जो डेटा को पैकेट में तोड़कर भेजता है और गंतव्य तक पहुंचने पर उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न में से कौन से प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं? तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। यह ट्रांसपोर्ट लेयर परत के ऊपर रहने वाले कोई नेटवर्किंग अनुप्रयोगों को अनुमति देती है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डायल अप लाइनों पर आईपी पैकेट रिले करने वाला पहला प्रोटोकॉल कौन सा था? आपके ऑप्शन है 3 लाइन आईपी, डबल लाइन, सीरियल लाइन और 4 लाइन। तो सीरियल लाइन आईपी एक सरल प्रोटोकॉल था। इसका उपयोग 1980 के दशक में डायल अप कनेक्शनों पर आईपी पैकेट भेजने के लिए किया जाता था। हालांकि केवल आईपी पैकेट को संभाल सकता था, इसमें एरर डिटेक्शन जैसी सुविधाएं नहीं थी। इसीलिए बाद में इसे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल का एक स्तरित सेट कौन सा है? तो वो आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या आईपी प्रोटोकॉल है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आईसीएमपी यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के संबंध में मान्य नहीं हो सकता? तो वो आपका इनकरेक्ट पाथ टाइप 6 है। बी ऑप्शन सही है। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क में त्रुटि और नियंत्रण संदेशों को प्रसारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इनकरेक्ट पाथ टाइप 6 संदेश का एक मान्य प्रकार नहीं है। ये 0 से 18 तक होते हैं। टाइप 6 एक आरक्षित प्रकार है और इसका उपयोग किसी भी संदेश के लिए नहीं किया जाता। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल का उदाहरण है? तो वो आपका एसएसएच है। ए ऑप्शन सही है। एसएसएच यानी कि सिक्योर सेल। तो यह एक सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो डेटा को एन्क्रिप्ट करके सुरक्षित रूप से ट्रांसफर करता है। यह रिमोट लॉगिन और फाइल ट्रांसफर के लिए सुरक्षित तरीका प्रदान करता है और एसएच टेलनेट का अपग्रेडेड वर्जन है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल को उनके डिफॉल्ट पोर्ट नंबर से मिलान कीजिए। तो ये जो मिलान है वो आपका ये सही है। HTTP का 80, HTTPS का 443, FTP का 21 और SMTP का 25 है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल की प्राथमिक भूमिका क्या है? आपस में जुड़े वेब पेज बनाना, सुरक्षित संचार लिंक स्थापित करना, ISP को डायल अप एक्सेस प्रदान करना और अगला है पैकेट में जानकारी को विभाजित करना और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाना। तो यही है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में किस रूटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो वो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में मुख्य रूप से एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है जो इंटरनेट पर विभिन्न स्वायत्त प्रणालियों के बीच रूटिंग निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आईपी को सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल क्यों माना जाता है? तो यह उन नेटवर्क से बहुत कम मांग करता है जिन पर यह चलता है, इसीलिए माना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का टर्मिनल डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करता? स्मार्ट टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल, डम टर्मिनल और पर्सनल टर्मिनल। तो राइट ऑप्शन है डम टर्मिनल। ये डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करता। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लेकिन यह स्वयं डेटा को प्रोसेस या स्टोर नहीं करता। यह मुख्य कंप्यूटर या सर्वर पर निर्भर रहता है जहां डेटा प्रोसेस किया जाता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला आपका टॉपिक है आईटी गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग। इसमें पहला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ तकनीकी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप द्वारा बनाए गए मानक पर आधारित है। दूसरा है, यह बिना लाइसेंस वाले 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड में काम करता है। दूसरा है, अगला है आपका, बैंडविड्थ 1 से 24 Mbps संस्करण के आधार पर तक की रेंज वाली होती है। Mbps तक की रेंज वाली होती है। तो इसमें आपके तीनों कथन ही सही हैं।
तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, 1 2 3। अगला क्वेश्चन है, आईटी उपकरण डिवाइस का मिलान और उनकी मूल संचार प्रौद्योगिकियों से कीजिए। एक तरफ है उपकरण और दूसरी तरफ है प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहले आपका वायरलेस ईयरबड्स, स्मार्ट होम हब, जीपीएस, एनएफ एनएफसी टैग। अगला है, तो इसका जब मिलान करेंगे तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही आएगा। वायरलेस ईयरबड्स क्या है, तो ब्लूटूथ, स्मार्ट होम हब वाईफाई, जिगबी, जेड वेब, जीपीएस ट्रैकर सैटेलाइट आधारित सिग्नल है, और एनएफसी टैग ये आपका कम दूरी का वायरलेस संचार यानी कि स्पर्श और निकटता। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण। मेश वाईफाई सिस्टम पारंपरिक राउटर की तुलना में बेहतर घरेलू कवरेज प्रदान करते हैं, और कारण है मेश वाईफाई एकल नेटवर्क नोड का उपयोग करता है जिससे वाईफाई डेड जोन कम हो जाते हैं। तो इसमें आपका कथन तो सही है, ए तो सही है, लेकिन आपका आर गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। कथन सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन ही आपका सही है। मैश वाईफाई सिस्टम वास्तव में पारंपरिक राउटर की तुलना में बहुत बेहतर कवरेज प्रदान करते हैं। एक पारंपरिक राउटर की रेंज सीमित होती है और दीवारों या दूरी के कारण घर के कुछ हिस्सों में इंटरनेट नहीं पहुंच पाता। मैश सिस्टम इन हेड जोन को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी को बनाना एवं प्रयोग और संचालन करना। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, ईमेल प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है POP3 एक आउटगोइंग ईमेल प्रोटोकॉल है। दूसरा है POP3 एकाधिक क्लाइंटों को एक ही मेल बॉक्स को अभिगम करने की अनुमति देता है। अगला है SMTP ईमेल भेजने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा कथन सही है ये पूछा है। अगला है डी, IMAP ईमेल को डाउनलोड होने के तुरंत बाद सर्वर को हटा देता है। तो इसमें जो सही है वो आपका सी है। SMTP ईमेल भेजने के लिए उत्तरदायी है। सी ऑप्शन करेक्ट है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये ईमेल संदेश भेजने के लिए जिम्मेदार है, और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल संस्करण 3 ईमेल सर्वर में संग्रहित इनबॉक्स तक पहुंच प्रदान करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2025 का संदिग्ध ईमेल डोमेन का उदाहरण है। तो वो आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम्स.net है। बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यह वैध माइक्रोसॉफ्ट डोमेन के समान बनाया गया है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल के द्वितीयक प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी किस फील्ड में दर्ज की जाती है। तो ये आपकी कार्बन कॉपी के रूप में दर्ज की जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। TO तो इसमें मुख्य प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस लिया जाता है। CC यानी कि कार्बन कॉपी, इसमें द्वितीयक प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें एक कॉपी भेजी जाती है लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जोड़े गए व्यक्ति के ईमेल पता अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल क्रिया विशेषताओं सूची 1 का उनके परिणामों सूची 2 से मिलान कीजिए। तो एक तरफ है विशेषता, दूसरी तरफ है परिणाम। सबसे पहले है ऑटो रिस्पॉन्डर, अर्चीव यानी कि संग्रह, पढ़े हुए के रूप में चिन्हित, मार्क एज रीड, फिल्टर, नियम। तो इसमें जो सही है वो आपका सी ऑप्शन सही है। और क्या परिणाम है, सबसे पहले ऑटो रिस्पॉन्डर, ये आने वाले ईमेल का स्वचालित रूप से उत्तर देता है। अगला है संग्रह, ये ईमेल को बिना डिलीट किए इनबॉक्स से स्टोरेज के लिए ले जाता है। नेक्स्ट है, अगला है पढ़े हुए के रूप में चिन्हित, तो ये ईमेल को पहले से देखे गए रूप में सेट करता है। अगला है फिल्टर नियम, ये मानदंडों के आधार पर ईमेल को स्वचालित रूप से फोल्डरों में व्यवस्थित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मजबूत ईमेल पासवर्ड का उदाहरण है। तो वो आपका ये वाला है,
ये एक मजबूत पासवर्ड होता है जिसका अनुमान लगाने की किसी इंसान या कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कठिन हो। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, और पासवर्ड की विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें बड़े अक्षर, छोटे अक्षर और अंक और विशेष वर्ड जैसे कि ये @ हैज, ये सब शामिल होने चाहिए। और इसकी लंबाई कम से कम 8 से 12 वर्डों का होना चाहिए। अनिश्चितता, इसमें कोई सामान्य शब्द या कीबोर्ड पैटर्न नहीं होना चाहिए। और अगला है व्यक्तिगत जानकारी का अभाव, इसमें नाम, जन्मतिथि या फ़ोन नंबर नहीं होना चाहिए। तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? तो इन्हें सबसे पहला ईमेल भेजना का श्रेय दिया जाता है। और यह एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर थे जिन्होंने जिन्होंने 1971 में ARPANET प्रणाली पर पहला नेटवर्क मुक्त ईमेल प्रोग्राम लागू करने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने ही यूजर्स के नाम को होस्ट कंप्यूटर में अलग करने के लिए @ चिन्ह का उपयोग शुरू किया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? तो वो आपका POP3, ये आपका ईमेल प्रोटोकॉल उपयोग में आता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। सबसे पहले यूजर नेम और डोमेन नेम चिन्ह द्वारा अलग अलग किए जाते हैं। दूसरा, ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते हैं। तो इसमें जो सही है वो आपका बी सही है। एक तो सही है लेकिन आपका दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। ईमेल यूज़र और डोमेन नेम चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं। किसी भी ईमेल एड्रेस में चिन्ह के दाहिने ओर का भाग डोमेन नेम होता है और चिन्ह के बाईं तरफ का जो भाग होता है वो यूजर नेम होता है। जैसे उदाहरण के लिए ये लिख दिया bycitybooks@gmail.com, जहाँ bycitybooks है वो आपका यूजर नेम है और gmail.com है वो आपका डोमेन नेम है। ईमेल केस संवेदी नहीं होते, या सभी अक्षर लोअर केस में होने से ईमेल एड्रेस पढ़ने में आसान हो जाता है तथा इसके अपर या लोअर केस में भी बिना त्रुटि के डेटा को संचार कर सकते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल प्राप्तकर्ता को दूरस्थ सर्वर से ईमेल पुनर्प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी क्रियाविधि प्रदान करता है? तो वो आपकी POP सर्वर काम करता है, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो ईमेल प्राप्त करने में सहायक है। या प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मेल को पुनः प्राप्त करने में सहायक होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा सकता है? तो वो आपका SMTP, POP3, IMAP, इनका उपयोग किया जा सकता है। SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और POP का होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और आपका IMAP का है मैसेज एक्सेस इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन से फील्ड में शामिल है? तो वो आपका टू कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये तीनों है लेकिन आपका सेव नहीं है। तो डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMTP का पूर्ण रूप? तो इसका पूर्ण रूप होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ये SMTP और POP का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में ब्लाइंड कार्बन कॉपी का क्या अर्थ है? तो इसका ब्लाइंड कार्बन कॉपी ही होता है। सी ऑप्शन, BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस में निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उपयोग करके यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग किया जाता है? तो वो @ का। ए ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है, @ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो वो आपका ईमेल है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड ईमेल हेडर में उपलब्ध है? तो वो आपका जो उपलब्ध है वो फ्रॉम, टू और सब्जेक्ट, लेकिन सेव नहीं होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम किस चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं? तो वो @ द्वारा, डी ऑप्शन सही है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? जीमेल, याहू मेल, आई क्लाउड मेल और आउटलुक? तो आउटलुक की जाती है, डी ऑप्शन सही है। ये सब आपके कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है UPSSC द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी उपयोगकर्ता को भेजे गए ईमेल उनके किस में जाते हैं? तो वो आपके इनबॉक्स में जाते हैं। जब कोई हमें मैसेज भेजता है तो वो इनबॉक्स में आता है आपका। वो इनबॉक्स वो फोल्डर होता है जहाँ उपयोगकर्ता को प्राप्त होने वाले सभी नए ईमेल आते हैं। सेंट फोल्डर वह स्थान होता है जहाँ प्रेषक यानी कि सेंडर द्वारा भेजे गए ईमेल संग्रहित किए जाते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि ट्रांसमिशन के दौरान ईमेल एनक्रिप्टेड है? तो वो आपका SMTP के साथ TLS, SMTP के साथ TLS, ए ऑप्शन सही है। TLS यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, और SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्किंग में मेल सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो वह क्या बन जाता है? पीयर, क्लाइंट SMTP सर्वर और मास्टर? तो वो क्लाइंट SMTP बन जाता है, क्लाइंट सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बन जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, SMTP का पूरा नाम? तो इसका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रोटोकॉल जो कॉलम है ए और उसके प्राथमिक कार्य विवरण कॉलम बी में सुमेलित कीजिए। पहला है SMTP, IMAP, POP3, MIME। तो इसमें जो सही है आपका, सबसे पहले है SMTP। SMTP सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल है, और IMAP सर्वर पर ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए सिंक्रोनाइज करने के लिए प्रोटोकॉल है, और POP3 ईमेल डाउनलोड करने के लिए प्रोटोकॉल अक्सर उन्हें सर्वर से हटाते हुए ये है। तो ईमेल डाउनलोड करने के लिए प्रोटोकॉल है। अगला है आपका MIME मल्टीमीडिया ईमेल संदेशों को फॉर्मेट करने के लिए मानक। अगला क्वेश्चन है, ईमेल प्रेषकों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए डोमेन के लिए अधिकृत मेल सर्वर निर्दिष्ट करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के DNS रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है? तो ये SPF रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है, यानी कि टेक्स्ट रिकॉर्ड के रूप में संग्रहित, डी ऑप्शन सही है। SPF यानी कि सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क रिकॉर्ड एक टेक्स्ट रिकॉर्ड के रूप में जोड़ा जाता है जो यह निर्दिष्ट करता है कि कौन से मेल सर्वर या IP एड्रेस उस डोमेन से ईमेल भेजने के लिए अधिकृत है। यह ईमेल स्पूफिंग और फिशिंग को रोकने में मदद करता है। हालांकि मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड का उपयोग ईमेल प्राप्त करने वाले सर्वर को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। तो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, संदेश भेजने के लिए ईमेल क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि आउटगोइंग ईमेल संचार एन्क्रिप्टेड है, कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो वो SMTP के साथ TLS, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, लेकिन सुरक्षित संचार के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जिसे SMTPS कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आप ईमेल में किस प्रकार की फाइलें संलग्न कर सकते हैं? तो कोई भी फाइल जिसे फाइल फॉर्म में रखा जा सकता है। ए ऑप्शन सही है। और ईमेल में लगभग किसी भी प्रकार की फाइल को संलग्न किया जा सकता है, जैसे टेक्स्ट दस्तावेज, पीडीएफ, डॉक्स, ऑडियो फाइलें, वीडियो फाइलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में प्राथमिक प्राप्तकर्ता को पता चले बिना दूसरों को कॉपी करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ईमेल में प्राथमिक प्राप्तकर्ता को पता चले बिना दूसरों से कॉपी करने के लिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग किया जाता है। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जो भी ईमेल एड्रेस डाला जाता है उसकी जानकारी टू या कार्बन कॉपी में डाले गए लोगों को नहीं होती है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल स्वरूपण के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या सुविधा प्रदान करता है? तो ऑप्शन है, यह अनुलग्नकों का समर्थन नहीं करता, या केवल प्लेन टेक्स्ट की अनुमति देता है, या केवल HTML का उपयोग करके ईमेल को प्रारूपित करता है, और अगला है, यह ईमेल संपादक के रूप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करता है। तो यही है, यही सही है, यह ईमेल संपादक के रूप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, ईमेल अटैचमेंट भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम और सर्वोत्तम मानक है? तो वो आपका MIME है, यानी कि मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये वीडियो ये कंटेंट यानी कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, तो इसको भेजने के लिए नवीनतम और सर्वोत्तम मानक है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला आपका टॉपिक है प्रिंटर, टैबलेट एवं मोबाइल का संचालन। इसमें सबसे पहले है प्रिंटर। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते। वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभावित प्रिंटर नहीं है? तो वो है आपका डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है जो प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट छपाता है। डॉट छपता है, अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम आदि इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, DPI का मतलब क्या है? तो DPI का मतलब है डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच यह प्रिंटिंग और डिजिटल इमेजिंग में रिजोल्यूशन रिजोल्यू रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन मापने की एक इकाई है। उच्च DPI का मतलब है कि इमेज में ज़्यादा डॉट्स होते हैं, जिससे वह अधिक स्पष्ट और विस्तृत दिखाई देती है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पृष्ठ विवरण भाषा उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आउटपुट से सबसे अधिक जुड़ी हुई, विशेष रूप से लेजर प्रिंटरों में? तो वो है आपकी प्रिंटर कमांड लैंग्वेज। ऑप्शन है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस, और डी है आपका पोस्ट स्क्रिप्ट। तो आपका पोस्ट स्क्रिप्ट है। डी ऑप्शन सही है। पोस्ट स्क्रिप्ट एक पृष्ठ विवरण भाषा है जिसे विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आउटपुट के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो पृष्ठ पर टेक्स्ट, ग्राफिक्स और इमेज को सटीक रूप से दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रिंटर नोजल के माध्यम से स्याही का छिड़काव करता है? तो वो है आपका इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर नोजल के माध्यम से स्याही की बूंदों को कागज पर छिड़क कर छपाई करता है। यह प्रिंटिंग तकनीकी थर्मल या पाइजो इलेक्ट्रिक विधियों का उपयोग करके स्याही को नियंत्रित करता है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट संभव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैरेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर अक्सर किस प्रकार के प्रिंट हेड का उपयोग करते हैं? तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हेड का उपयोग करते हैं। ये प्रिंटर एक रिबन के माध्यम से कागज पर अक्षरों या ग्रिफ्स को मुद्रित करने के लिए
छोटी पिनों का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गैर प्रभाव प्रिंटर द्वारा चित्र बनाने के लिए किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है? तो वो आपका लेजर तकनीक, इंकजेट स्प्रे और इलेक्ट्रोस्टैटिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर में घूमते हुए ड्रम पर चार्ज वितरण क्या बनाता है? तो ये लेजर बीम बनाता है। लेजर प्रिंटर में एक फोटो कॉन्डक्टिंग ड्रम होता है जो घूमता है। यह ड्रम शुरुआत में एक समान चार्ज में अवशोषित किया जाता है और फिर एक लेजर बीम ड्रम पर उस स्थानों को डिस्चार्ज करता है जहां पर इमेज या टेक्स्ट प्रिंट करना होता है। इस प्रक्रिया से ड्रम पर एक विद्युत छवि बनती है जिसे टोनर आकर्षित करता है और बाद में यह टोनर कागज पर स्थानांतरित और फ्यूज किया जाता है। इसीलिए घूमते हुए ड्रम पर चार्ज वितरण लेजर बीम द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर कैसे अधिक सहज पैटर्न बनाते हैं? तो ये आसन्न बिंदुओं को ओवरलैप करने की अनुमति देने के लिए बिंदुओं की स्थिति को स्थानांतरित करके अधिक सहज पैटर्न बनाते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर अधिक सहज पैटर्न बनाने के लिए डिथरिंग और बिंदु स्थानांतरण जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। ये तकनीकी आसन्न बिंदुओं को इस तरह से व्यवस्थित करती है कि वे ओवरलैप हो सकें, जिससे रंगों और टोन में सहज बदलाव प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को उनकी विशेषताओं से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है प्रिंटर प्रकार और दूसरी तरफ है विशेषता। इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स, 3D प्रिंटर। तो इसमें जो सही है वो है, सबसे पहले है इंकजेट प्रिंटर कागज पर तरल स्थायी की बूंदों को स्प्रे करता है। लेजर, ये टोनर पाउडर का उपयोग करके उच्च गति वाली छपाई करता है। अगला है डॉट मैट्रिक्स, ये इम्पैक्ट प्रिंटर जो पिन का उपयोग करके स्याही रिबन पर स्ट्राइक करता है। और 3D प्रिंटर ये भौतिक त्रिआयामी वस्तुएं बनाता है। अगला है आपका, ये प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन थे। अब है आपके टैबलेट से संबंधित। इसमें क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है मोबाइल या टैबलेट स्क्रीन के प्रकार और दूसरी तरफ है विशेषताएं। तो सबसे पहले है आपका अमोलेड, LCD, रेटिना डिस्प्ले, ई इंक। तो इसमें जो सही होगा वो है, इसमें आपका जो सही होगा वो है आपका अमोल अमोलेड होता है। ये होता है आपका विविध रंगों वास्तविक काले सेल्फ लिट्स पिक्सल। और अब है आपका LCD, ये होता है बैकलिस्ट बजट डिवाइसों में आम। और रेटिना डिस्प्ले उच्च पिक्सल डेंसिटी। और ई इंक होता है कम शक्ति ई रीडर्स में प्रयुक्त। तो आपका इसमें होगा जो, वो आपका डी ऑप्शन सही है। चौथा, तीसरा और पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम आयन बैटरियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लिथियम आयन बैटरियां गैर रिचार्जेबल उपकरणों में उपयोग की जाने वाली सबसे आम बैटरियां हैं। दूसरा है, लिथियम आयन बैटरियों का व्यापक रूप से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ई बाइक, ई स्कूटर और पावर टूलों में उपयोग किया जाता है। तीसरा है, लिथियम आयन बैटरियां बहुत ज्वलनशील होती हैं। तो इसमें जो आपके ऑप्शन सही है वो आपका दूसरा और तीसरा कथन सही है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, दूसरा और तीसरा। ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैबलेट की एक महत्वपूर्ण हार्डवेयर विशेषता क्या है? तो ये आपकी टच स्क्रीन इंटरफेस है। टैबलेट की सबसे महत्वपूर्ण हार्डवेयर विशेषता टच स्क्रीन इंटरफेस है। टैबलेट मुख्य रूप से टच स्क्रीन के माध्यम से संचालित होते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही है। आपके
अब आपके प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन हो गए, टैबलेट से। अब है आपका मोबाइल संचालन से संबंधित। पहला है, मोबाइल उपकरणों पर हैप्टिक फीडबैक सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? तो ये वाइब्रेशन मोटर महत्वपूर्ण है, सी ऑप्शन सही है। वाइब्रेशन मैट्रिक जिसे बोलेंगे जो संवेदन स्पर्श संवेदनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए कंपन का उपयोग करता है। मोबाइल उपकरणों में यह सुविधा मुख्य रूप से वाइब्रेशन मोटर द्वारा सक्षम होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता से संबंधित डेटा संग्रहित करता है और जीएसएम यानी कि मोबाइल संचार के लिए ग्लोबल सिस्टम मोबाइल सिस्टम के लिए भी प्रासंगिक है। तो वो आपका है सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सिम का मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। यह एक छोटा चिप कार्ड होता है जो आपके मोबाइल फ़ोन में लगाया जाता है। सिम कार्ड नेटवर्क सेवा प्रदान करने वाली कंपनी से जुड़ा होता है और इसके माध्यम से मोबाइल नंबर, कॉलिंग, मैसेजिंग और इंटरनेट सेवाएं काम करती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कॉलम ए में वायरलेस नेटवर्क के प्रकारों का और कॉलम बी में उनके विवरण से मिलान कीजिए। सबसे पहले है सेलुलर नेटवर्क्स, उसके बाद है वायरलेस हॉटस्पॉट, उसके बाद है सैन वायरलेस नेटवर्क, फ्लीट वायरलेस संचार। तो इसमें जो सही है वो आपका है सेलुलर नेटवर्क। ये मोबाइल फ़ोन के लिए वैश्विक कवरेज है। वायरलेस हॉटस्पॉट कैफ़े और हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर वायरलेस इंटरनेट एक्सेस है। सैन वायरलेस नेटवर्क ये टैक्टिकल अभियानों के लिए स्वनिहित नेटवर्क है। और फ्लीट वायरलेस ये संचार के लिए टैक्सियों, ट्रकों और डिलीवर वाहनों द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, फिर से आपका कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में गतिशीलता और नेटवर्क प्रकारों का और कॉलम बी में उनके उचित विवरण का मिलान करें। सबसे पहला है कॉलम ए में फिक्स्ड वायरलेस नेटवर्क, दूसरा है मोबाइल वायरलेस नेटवर्क, अगला है वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस मॉडेम। तो इसमें जो सही है वो है फिक्स वायरलेस नेटवर्क। ये स्थिर बिंदुओं के बीच वायरलेस संचार है। मोबाइल वायरलेस नेटवर्क ये चलते समय कनेक्टिविटी की अनुमति देता है, जैसे कि कार या विमान में। अगला है वायर्ड नेटवर्क, ये केवल जैसे भौतिक कनेक्शन की आवश्यकता होती है। और वायरलेस मॉडेम ये लैपटॉप को वायरलेस तरीके से इंटरनेट से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? तो ये कोटलिन का उपयोग किया जाता है। कोटलिन एंड्रॉयड ऐप्स डेवलपमेंट के लिए आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाई गई है। इसके अतिरिक्त जावा भी एक प्रमुख भाषा है जिसका उपयोग एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी मुख्य रूप से iOS ऐप डेवलपमेंट के लिए उपयोग की जाती है और पर्ल का उपयोग सामान्य रूप से स्क्रिप्टिंग और टेक्स्ट प्रोसेसिंग में किया जाता है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं कंप्लीट होती है। इसमें आपके आउटपुट, इनपुट और भी आपके अन्य टॉपिक कंप्लीट हो गए और आपके जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम कंप्यूटर से संबंधित। ये क्लास आपकी यूपी लेखपाल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपके UPSSC द्वारा अभी तक पूछे हुए ही आपके क्वेश्चन हैं जो आपके कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।